हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएम की आरटीपी जो कि सितंबर 2024 के लिए आई है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको पता ही है, शुरुआत में आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यू होते हैं। तो पहला सवाल जो है यहाँ पर 2-2 मार्क के 5 जो क्वेश्चंस हैं वो एक बड़ी केस स्टडी से रिलेटेड है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का। लेट अस रिवाइज। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं गाइस, मैं बीच में ऑब्वियसली रेफर करूंगा हमारे कॉन्सेप्ट्स किससे, हमारी बुक्स से। हमारी बुक्स 2 बुक्स मल्टी कलर्ड बुक्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की किताबें हैं। दोनों बुक्स, एक कंपैक्ट बुक है और एक आपकी मेन बुक है। दोनों को बीच में मैं आप लोगों को जो है खोल के कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा जब हमने क्वेश्चंस को रेफर करना है। एमसीक्यूज के टाइम पे मैं आप लोगों को जो है आपकी कॉम्पैक्ट बुक से ही करा दूंगा रिवाइज, और जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उस टाइम पे वील ओपन अप द मेन बुक के फंडामेंटल्स। लेट अस स्टार्ट, हियर वी गो। सो गाइस, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम इन द लैंड ऑफ सन, सैंड एंड वाइब्रेट कल्चर्स देयर एग्जिस्टेड अ कंपनी नेम्ड म्यूजियो गोवा। बहुत बढ़िया नाम है, डिफरेंट नाम है। म्यूजियो, म्यूजियम लगा रहे हैं गोवा में, ये कंपनी का नाम म्यूजियो गोवा इन्होंने रख दिया। कंपनी जो कि मैनेज कर रही है म्यूजियम्स ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ गोवा में। म्यूजियो गोवा की विजन थी, क्या विजन थी जी, कि सेलिब्रेट करना चाहते हैं रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ गोवा, बट उनकी जर्नी जो है विदाउट इट्स फेयर शेयर ऑफ चैलेंजेस नहीं थी। इनके पास चैलेंजेस हैं। तो म्यूजियो गोवा हैज चोजन पिक्चरेस्क लोकेशन इन अ क्वेंट विलेज। बढ़िया यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, ठीक है जी। और क्वेंट विलेज एक जो है गांव में, और कहते हैं बिल्ड कर रहे हैं पहला म्यूजियम। लेकिन इनके इनिशियल एंथुजियाज्म में इनको बेचारों को अप्रोर हुआ, लोकल कम्युनिटीज ने इसको बहुत जो है अगेंस्ट रहे। विलेजर्स ने जो है कहा कि हाँ भाई ये इंपैक्ट होगा हमारे वे ऑफ लाइफ पे, हमारे ट्रेडिशंस पे। वो वरिड थे, दे वरिड कि भाई टूरिस्ट आएंगे, इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट माइट डिसरप्ट देयर पीसफुल एग्जिस्टेंस, कि भाई हम पीसफुली रह रहे हैं, वो इन लोगों के टूरिस्ट के चक्कर में हमारी जो है लाइवलीहुड रेगुलर बेसिस वाली जो सिस्टम है वो खराब होगा। टू एड्रेस दिस चैलेंज, तो देखो इनका पहला चैलेंज, इसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने म्यूजियो गोवा ने अप्लाई किया मेंडलॉज मैट्रिक्स, आइडेंटिफाइंग द लोकल कम्युनिटीज, उसके की स्टेक होल्डर्स। तो गाइज यहीं पे हम लोग देखते हैं एक बार जल्दी से आपका पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज मेंडलॉज मैट्रिक्स। देखो कुछ स्टेक होल्डर्स हमारे कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स जो है हमारे, जैसे मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेंडलॉज मैट्रिक्स कहता है कि आप जो है अपने स्टेक होल्डर्स को 4 कैटेगरीज में बांटो। एक, जिनका हाई पावर हो, इन्फ्लुएंस हो, एज वेल एज हाई इंटरेस्ट हो, ठीक है जी, दोनों हाई है तो हमारा की प्लेयर है। और जिसका हाई पावर है लेकिन इंटरेस्ट लो है, उसको सेटिस्फाइड रखो। जिसका हाई इंटरेस्ट है लेकिन लो पावर है, उसको कीप इन्फॉर्म्ड रखो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने कहा जिसकी लो पावर लो इंटरेस्ट है उसको लो प्रायोरिटी रखो। जस्ट फॉर नॉलेज, यहां पे हमने इस चीज को देखा। वैसे सेपरेट भी इसमें आरटीपी में जो है मेंडलॉज मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो वहां पे हम लोग फिर से देखेंगे। बट स्टिल वंस अगेन, की प्लेयर में क्या होता है, इनको मैनेज करना होता है क्लोजली, इनको डिसीजन मेकिंग में इनको इन्वॉल्व करना होता है, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग करना होता है, एंगेज रेगुलरली, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कंसल्ट ऑफन, इंक्रीज द इंटरेस्ट, कैन बी हिंड्रेंस टू न्यू आइडियाज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में। तो देखो इनसे कंसल्टेशन करना, इनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो अभी क्या है, देखो इनके क्वाड्रेंट्स भी बदलते जा सकते हैं भाई। शुरुआत में जो है ये लोग वहां के लोकल प्लेयर हैं तो इनको बहुत ये की प्लेयर मान सकते हैं, फिर बाद में इनको इस लेवल पे ले जाएंगे कि चलो इनका हाई पावर है, ये हमें इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका जो है इंटरेस्ट कंपैरेटिवली हमारे अंदर जो है कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यही वाली चीज यहां पर इन्होंने की। इन्होंने क्या किया, लोकल कम्युनिटीज को की स्टेक होल्डर मान के इन्होंने डिसाइड किया कि एंगेज करें ओपन डायलॉग्स, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिंग द विलेजर्स कंसर्न। और म्यूजियो गोवा ने इनिशिएट किया कम्युनिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, जैसे उनको इन्वॉल्व किया लोकल्स को म्यूजियम ऑपरेशंस में, सब भाई उनको जॉब्स भी मिली।
सपोर्टिंग लोकल आर्टिजन्स, वो लोग कुछ जो बनाते थे उनको, और उनका सामान भी बिका। एंड ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट शोकेस द विलेजर्स हेरिटेज, तो इससे इनको रेवेन्यू, उनको इनकम, उनका जो है लाइवलीहुड और बेटर हुआ। तो स्लोली बट स्टेडीली इनको कंपनी ने ट्रांसफॉर्म कर लिया फ्रॉम बीइंग परसीव्ड एज अ थ्रेट, की थ्रेट समझ रही थी कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी, अब उनको वैल्यूड पार्टनर विद इन द कम्युनिटी की तरह इन्होंने मानना शुरू कर दिया। तो इसी से हमारा पहला एमसीक्यू तो अभी ऑलरेडी हम लोग डील कर सकते हैं। पहला एमसीक्यू अगर आप देखेंगे तो वो कहता है, विच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट डिड म्यूजियो गोवा यूज टू एड्रेस द इनिशियल कंसर्न ऑफ लोकल कम्युनिटी? स्वॉट? नहीं। मेंडलोस मैट्रिक्स? यस। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी? नो। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल? नो। तो ये पहले पार्ट, पहला क्वेश्चन, ये चीज तो हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट गाइज, आगे वो कह रहा है, वाइल म्यूजियो गोवा हैज सक्सेसफुली रिजॉल्व देयर इनिशियल इश्यूज, इन्होंने ये इनिशियल इश्यूज तो रिजॉल्व कर लिए हैं विद द लोकल कम्युनिटी, दे फेस्ड अनदर चैलेंज। अब इनको एक और चैलेंज आया। क्या चैलेंज आया? कि इनकी लोकेशन जो है, चाहे बहुत जो है आइडिलिक है, कहने का मतलब बड़ी पीसफुल सी है, बड़ी जो है उनकी ब्यूटीफुल सी है, बड़ी सुंदर सी है, लेकिन स्टिल जो है एक ऑफ बीटन पाथ पे है। कहने का मतलब दूर दराज के इलाके में, रेगुलर जहां लोग जो टूरिस्ट आते हैं वहां पर नहीं है। और टूरिस्ट टिपिकली जो है वो प्रेफर करते हैं बस्टलिंग बीचेस क्लोजर टू द सिटी, सिटी से क्लोज हो, या बीचेस, भरे हुए बीचेस के आसपास वहां। तो इसको, इनको रियल चैलेंज था कि ऐसे गांव में कैसे लेके आए इनको। तो म्यूजियो गोवा ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इन्होंने कहा प्राइसिंग स्ट्रेटजी लेते हैं। इन्होंने अपने प्राइस किया अफोर्डेबल, टिकट्स करें अपने इस जो म्यूजियम है उसकी, और सिग्निफिकेंटली चीपर देन सिटीज के अदर अट्रैक्शंस। भाई वो अल्टीमेटली बाकी अट्रैक्शन टूरिस्ट तो कहीं सब जगह तो नहीं जा सकते, तो इस हिसाब से इन्होंने काफी जो सस्ते में इन्होंने जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश की। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कॉस्ट लीडरशिप कर रही है। दिस स्ट्रेटजी अट्रैक्टेड बजट कॉन्शियस टूरिस्ट who were looking for unique experiences in Goa without burning a hole in their pockets. As the word spread about the cultural gem tucked away in the village, visitors started flocking in and drawing not just the museum charm but also economical ticket prices. अब इस केस में सस्ता था उसके चक्कर में, और साथ में चलो चाहिए ठीक है जी, ऑफ बीट है, बिल्कुल डिफरेंट आया, लोकल हम लोग वहां पर जाके देखेंगे। इसी से हम लोग अपना सेकंड सवाल कर सकते हैं। गाइस, म्यूजियो गोवा ये आइडिलिक लोकेशन थी, बिल्कुल ठीक, क्वेंट विलेज में था, बिल्कुल ठीक है। इनको चैलेंज क्या आया? टूरिस्ट जो है वो चाहते थे बीचेस के पास हो, क्लोजर टू द सिटी हो। तो अट्रैक्ट करने के लिए विजिटर को म्यूजियो गोवा ने प्राइस की अपनी टिकट्स अफोर्डेबली चीपर देन द सिटी अट्रैक्शंस। दिख ही रहा है, ड्रॉइंग बजट कॉन्शियस टूरिस्ट लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस। सही बात है। तो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी डिड म्यूजियो गोवा एम्प्लॉय टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट? सिंपल सी बात है, क्या कॉस्ट लीडरशिप थी? यस, कॉस्ट लीडरशिप ही तो है। सस्ता ही तो कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन है ना, कोई डिफरेंशिएशन पे तो इनका फोकस ही नहीं था, सस्ता कर रहे हैं, फोकस ना ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है जी, डाइवर्सिफिकेशन ना ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कर रहे हैं, एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, नेक्स्ट, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। अब एज सोशल मीडिया की आपको पता ही है, सब लोग जो लगे हुए हैं इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, यूट्यूब पे। म्यूजियो गोवा न्यू द वर्ड ऑफ माउथ वाज नो लॉन्गर लिमिटेड टू विस्पर्स, और इस वजह से इन्होंने पावर ऑफ सोशल मीडिया को यूज किया टू प्रमोट द यूनिक म्यूजियम एक्सपीरियंस। और उस हिसाब से म्यूजियो गोवा ने इंटरैक्टिव कैंपेन्स करी, एनकरेज किया विजिटर्स को टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। जो लोग भी आ रहे हैं आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो वेरियस प्लेटफॉर्म पे, और आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो है वाइब्रेंट गोवन जो है म्यूरल इन द म्यूजियम वेंट वायरल। एक बार ये वायरल भी हो गया इनका, और इसका ये टर्निंग पॉइंट हो गया इसका, इस वजह से। तो पिक्चर परफेक्ट एस्थेटिक म्यूजियम अट्रैक्टेड इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ट्रैवल एंथुसियास्ट्स, मेकिंग म्यूजियो गोवा सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई है। Visitors came pouring in not just from India but from across the globe, eager to capture the own moments in Instagrammable Museum of Goa. With success came ambition. अब ambition बना इनका। म्यूजियो गोवा ने कहा यार अब एक काम करते हैं, अपना एक्सपैंड करते हैं, फुटप्रिंट बियॉन्ड गोवा। बस बहुत हो गया, अब म्यूजियो सिर्फ गोवा नहीं होगा, अब अपन लोग और जगह पे भी जाएंगे। उन्होंने कंडक्ट किया स्ट्रेटजी ऑडिट, ट्रेंड एनालिसिस, और पता चला
आइडेंटिफाई किया इमर्जिंग कल्चरल एंड टूरिज्म ट्रेंड्स कहां हैं, तो उन्होंने देखा पुणे और त्रिवेंद्रम में लोग जो है जाना पसंद कर रहे हैं। तो पुणे में उन्होंने म्यूजियम गोवा ने क्यूरेट किया स्पेशल एग्जीबिशन दैट सेलिब्रेटेड द फ्यूजन ऑफ गोवन एंड महाराष्ट्रियन कल्चर्स। ठीक है जी। तो इस केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेटेजिकली पार्टनर किया विद लोकल इन्फ्लुएंसर्स। ओके, ट्रैवल एजेंसीज के साथ भी जो है इन्होंने पार्टनर किया, और टू मार्केट द न्यू एक्सपीरियंस एक्सपेंशन इनटू पुणे वाज मेट विद रिसाउंडिंग सक्सेस। अब इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन देखते हैं, आइए, हियर वी गो। सो गाइज वो कह रहा है व्हाट प्लेड क्रूशियल रोल, फिफ्थ पार्ट पहले करा रहा हूं, म्यूजियम गोवा के सक्सेस इन पुणे एंड त्रिवेंद्रम। अभी त्रिवेंद्रम का नहीं पढ़ा तो वापस से त्रिवेंद्रम का पहले पढ़ लेते हैं। इन त्रिवेंद्रम जो है इन्होंने क्या किया, म्यूजियम गोवा ने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है जी, डिस्टिंक्ट फ्लेवर ऑफ केरला के लिए। तो उसके बाद इन्होंने टेलर की ऑफरिंग्स टू हार्मोनाइज द रीजनल कल्चर। म्यूजियम गोवा बिकेम गेटवे फॉर टूरिस्ट टू एक्सप्लोर केरलाज रिच हेरिटेज। आहा, केरला के भी रिच हेरिटेज को जो है ये लोग दिखा रहे हैं। म्यूजियम एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन गोवा एंड केरलाज कल्चरल टिपिस्ट्री। म्यूजियम गोवा की जर्नी फ्रॉम इनिशियल अप्रोवर एक्सपेंशन was testament to the commitment to community building, strategic pricing, social media savvy, keen eye for trends. The company continued to flourish, celebrating diverse cultural tapestry of India, making history come alive in every location they touched. तो गाइस इसी के बेसिस पे आप पहले काम करते हैं, थर्ड पार्टी कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट बाद में करेंगे। हाउ डिड म्यूजियम गोवा अप्रोच द एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स? यार ये एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स है, क्या वो प्रोडक्ट बदल रहे हैं? नहीं, वो तो म्यूजियम ही लगा रहे हैं। पुणे और त्रिवेंद्रम में क्या कर रहे हैं? क्या वो नई मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं? यस। क्या वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं? नहीं। क्या वो फ्रेंचाइज दे रहे हैं? नहीं। क्या वो प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? नहीं। क्या वो नई मार्केट डेवलप कर रहे हैं? यस। एक बार क्विकली रिकैप लेते हैं। हमारी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी तो आपको पता ही है, ये मैंने सेकंड पार्ट में ऑलरेडी दिखाई दिया था। ये यहां पर कॉस्ट लीडरशिप कर रहे थे। कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है आपको पता ही है। इसमें क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि प्रोड्यूस करेंगे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर यूनिट पे, कंज्यूमर्स को वो आर प्राइस सेंसिटिव को टारगेट करेंगे। अच्छा, नाउ थर्ड पार्ट गाइस, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सपैंड कर रहे हैं जियोग्राफिकली। यस, दे आर एक्सपैंडिंग जियोग्राफिकली। ठीक है जी, ये मार्केट डेवलपमेंट होती है। ये दूसरी मार्केट में घुस रहे हैं, न्यू मार्केट में घुस रहे हैं। ठीक है, क्या इनका वही म्यूजियम है प्रोडक्ट? यस, वही चीज लगा रहे हैं, लेकिन न्यू मार्केट में लगा रहे हैं। तो इन दिस केस व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज, हियर वी गो, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। दिस इज डी पार्ट। ओके, ये हो गया था, ये मेंडलॉज मैट्रिक्स हो गया था। गुड फॉर यू। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ओके गाइस, अगला पार्ट कहता है विच एलिमेंट ऑफ 7S मैकेंजी मॉडल इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय म्यूजियम गोवा स्ट्रेटेजिक यूज फॉर ऑफ सोशल मीडिया प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू अट्रैक्ट विजिटर्स। तो गाइस पहले मैं बता दूं, ये पहले क्लैरिफाई कर दूं, ये जो चीज था सबसे पहले आपका मेंडलॉज मैट्रिक्स जो है, दिस इज योर चैप्टर 3। चैप्टर 3 का फंडामेंटल था। जो पहला सवाल था, जो फर्स्ट पार्ट था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 का हो गया। ओके, देन उसके बाद कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, दिस इज ऑल्सो योर कॉस्ट लीडरशिप जेनरिक स्ट्रेटजी है। ये भी अगेन आपका चैप्टर 3 है, दोनों के दोनों चैप्टर 3 के ही हैं, चैप्टर 3। फिर इसके बाद अगला नंबर जो है ये मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये आपका आ गया चैप्टर 4। ये आप देख सकते हैं यहां पर चैप्टर 4 पेज 4.6 एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, या अदरवाइज भी यहां पर दिया हुआ है। तो दिस इज चैप्टर 4। दिस इज चैप्टर 5। ये मैकेंजी 7S जो है is chapter 5. This is what? This is chapter 5. So let me take you to chapter 5. Okay. Here we go. So guys, McKinsey 7S मॉडल जल्दी से देखते हैं। इनके 3 हार्ड एलिमेंट्स, 4 सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। एक हार्ड एलिमेंट होता है स्ट्रैटेजी, एक होता है स्ट्रक्चर, एक सिस्टम्स, फिर शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ, स्किल, स्टाइल, ये होते हैं। वापस से एक बार जरा जल्दी से पढ़ते हैं। विच एलिमेंट ऑफ McKinsey 7S model is demonstrated by म्यूजियम गोवा स्ट्रेटेजिक यूज फॉर ऑफ सोशल मीडिया। जो ये सोशल मीडिया का जो इन्होंने यूज किया है जी, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी का यूज किया है, ठीक है, टू अट्रैक्ट विजिटर्स। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि क्या ये स्ट्रेटजी थी? यस, इट वाज स्ट्रेटजी गाइस, दिस वाज व्हाट, दिस वाज स्ट्रेटजी।
Was it shared values? No. Staff? No. Skill? No. Style? No. Systems? No. Structure? No. It was strategy. So the correct answer is strategy. That is to say B part. Okay. तो ये हम लोगों ने कर लिया इस द केस में भी बी पार्ट. ओके, नेक्स्ट. फिर इसके बाद बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट प्लेड क्रूशियल लो ऑफ रोल इन म्यूजियो गोवाज सक्सेस इन पुणे एंड त्रिवेंद्रम. क्या इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी? यस, इन्होंने जो है वहां पे लोकल देखा ना आपने, पुणे में क्या किया था इन्होंने सब. ये देखो, इन्होंने पुणे में लोकल इन्फ्लुएंसर से, ट्रैवल एजेंसी से स्ट्रेटेजिकली पार्टनर किया था. यस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी. और कुछ? और क्या है? अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? ना. वर्टिकल इंटीग्रेशन? ना. तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया था? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? वंस अगेन इसको भी हम लोग चैप्टर 4 में ही पढ़ते हैं. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हियर वी गो, में ये होता है कि अपना अपना स्टेटस तुम इंडिपेंडेंट रखो, सेपरेट एंटिटीज रहो, बस बेनिफिट शेयर करो. कंट्रोल ओवर पार्टनरशिप जो है हमारा रहेगा, ठीक है, हमें म्यूचुअल बेनिफिट होगा, कंटिन्यू करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन रहेंगे जब तक टर्मिनेट नहीं होता. तो एज द केस में भी, तो क्या इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी? यस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी थी. एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सब्जेक्ट, दिस एरिया इजी एंड इंटरेस्टिंग. लेट्स डील विद द सेकेंड क्वेश्चन. Okay, guys. The next question. जागो लाइट्स. वाह, जागो लाइट्स हैं. अ सक्सेसफुल ब्रांड जलंधर का है. एम टू एंटर मिडिल ईस्ट. तो ये एम कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? मिडिल ईस्ट में एंटर करना चाह रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. अब ये टीम अप कर रहे हैं मेजर इंडस्ट्री प्लेयर के साथ, टीम अप करके जो है जलंधर से जो है मिडिल ईस्ट तक. कहता है नीडेड टू रीऑर्गेनाइज इंटरनल. अब इन्हें रीऑर्गेनाइज करने इंटरनल ऑपरेशंस, अपने इंटरनल ऑपरेशंस को रीऑर्गेनाइज करना है, रिफाइन करने हैं प्रोडक्ट डिजाइंस को, और प्रेशर आ रहा है इनको टू एक्सपैंड क्विकली, बहुत जल्दी एक्सपैंड करो. टर्बुलेंस हो रही है एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में. तो प्राइमरी लिमिटेशन क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जो कि हाईलाइट हो रही है इन दिस केस? तो आपको लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी की सारी आपको चैप्टर 1 में दी हुई है. सो गाइस, चैप्टर 1 में लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. Here we go. ये रही limitations of strategic management. अब in this case क्या है? क्या environment highly complex and turbulent है? Yes, ये तो है ही है, ये तो दिख ही रहा है. और दूसरा, क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है? हाँ जी बिल्कुल, टाइम तो लग ही रहा है, यही तो प्रॉब्लम है. कॉस्ट की वो बात नहीं कर रहा, वो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं कर रहा. तो एक बार जल्दी से देखें, अगर यहां पर देखेंगे तो क्या कह रहा है वो? वंस अगेन वो हमें कह रहा है, क्या लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट? ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जी, हम नहीं खेल रहे. टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर, यस, ये दिख ही रहा है यार. देखो ना, इनको जो है जल्दी करो, हो नहीं पा रहा. इनको जो है बहुत ज्यादा जो है प्रेशर आ रहा है, इनको टीम कर रहे हैं, लेकिन रीऑर्गेनाइज करो, जल्दी करो, प्रोडक्ट डिजाइन बनाओ, और प्रेशर हो रहा है कि एक्सपैंड करे क्विकली. क्विकली नहीं हो पाता यार, कॉम्प्लेक्स नेचर है. क्या इनएबिलिटी टू अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस? ऐसा तो यहां पर मार्केट चेंजेस का तो कुछ बात ही नहीं है, तो नई मार्केट में घुस रहे थे. एक्सेसिव फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, ऐसा भी कुछ नहीं है. तो अल्टीमेटली विच लिमिटेशन आर वी टॉकिंग अबाउट? टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स नेचर. अब बढ़ते हैं आगे. सो गाइज, ये क्वेश्चन था वैसे चैप्टर 1 का, ठीक है. दिस वाज चैप्टर 1. ये वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये चैप्टर 4 का था, ठीक है. और ये हमारा ऑब्वियसली ये 7S चैप्टर 5 का था. ओके, ये हमारा पुणे त्रिवेंद्रम एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स, ये हमारा मार्केट डेवलपमेंट, ये भी हमारा जो है चैप्टर 4 का था. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. नाउ अगला सवाल है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है. ओके, लेट्स क्विकली रिकैप. तो कह रहा है ट्रेडिशनल देसी घी कंपनी, वाह वाह, ट्रेडिशनल देसी घी बनाते हैं, मॉडर्नाइज इट्स प्रोडक्शन एंड इंट्रोड्यूस प्रोबायोटिक देसी घी. अरे वाह, नया प्रोडक्ट डेवलप किया इन्होंने, प्रोबायोटिक नया इंट्रोड्यूस किया है. अच्छा, ये इनिशियल मार्केट डाउट्स थे, इसके अग्रेसिव मार्केटिंग करी कैंपेन्स, और हाईलाइट किया इसके प्रोबायोटिक के क्या बेनिफिट्स हैं, गेनिंग एक्सेप्टेंस हुआ, और ये किस स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल में इनको देसी घी कंपनी को फेस हो रहे हैं डाउट्स, बट गेन हो रहा है एक्सेप्टेंस थ्रू अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स. क्या लगता है कौन सा स्टेज चल रहा है? भाई सिंपल सी बात है, ये अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में ही है, जब लोगों को डाउट्स हैं, लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज ही थे. एक बार क्विकली इस चीज को आपके चैप्टर में पढ़ लेते हैं. वंस अगेन मैंने अभी आपको बता दिया था, ये चैप्टर जो है 1 था. नाउ दिस इज चैप्टर 2. गाइस,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हियर वी गो। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इसमें क्या है, कंपटीशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, प्राइसेस जो है रिलेटिवली हाई रख सकते हैं, मार्केट्स लिमिटेड हैं, लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं ये अभी, इंट्रोडक्शन स्टेज में ही ऐसा होता है, डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती है, प्राइसेस फॉल होते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा, तो इंट्रोडक्शन स्टेज है। दिस इज अगेन, लेट मी राइट इट फॉर यू, this was your chapter 2, here we go, this is chapter 2। okay, chapter 2 के बाद ये अगला सवाल, a small tech company focus on enhancing their main product। अच्छा, enhance कर रहे हैं main product which became crucial across various industries, बहुत सारी industries में जो एक crucial हो गया है due to its increased power and adaptability। this early partnership and smart decision facilitated rapid growth leading to a $5 billion valuation in just 5 years। 5 साल में 5 बिलियन वैल्यूएशन। तो अकॉर्डिंग टू सीके प्रहलाद एंड गैरी हैमिल, क्या लगता है विच एरिया इनके हिसाब से रिप्रेजेंट द कंपनीज कोर कॉम्पिटेंसी? तो गाइस एक बार जल्दी से पहले कोर कॉम्पिटेंसी को जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सीके प्रहलाद और गैरी हैमिल ने क्या बोला इन रिगार्ड टू कोर कॉम्पिटेंसीज? उन्होंने कहा कोर कॉम्पिटेंसी होती क्या है? capabilities that serve as a source of competitive advantage over its rivals, नंबर 1। नंबर 2, कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, टेक्निक, सिंगल स्किल नहीं है ये, इंडिविजुअल स्किल नहीं है, रादर देन इंडिविजुअल स्किल या सेपरेट टेक्निक, ये जो है कंबाइंड है। तो अच्छा, कंडीशंस ऑफ फॉर कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? नंबर 1, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन, आपकी कॉम्पिटेंस जो है यूनिक, डिफिकल्ट फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट होती है। नंबर 2, कस्टमर के लिए वैल्यू होती है, फंडामेंटल बेनिफिट टू द एंड कस्टमर होता है। और एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट्स शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एक्सेस टू वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर, शुरुआत से फिर से पढ़ो। अ स्मॉल टेक कंपनी एनहांसिंग द मेन प्रोडक्ट, इनका एक मेन प्रोडक्ट है विच बिकेम क्रूशियल अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये क्या हो रहा है? ये दूसरी इंडस्ट्रीज में जो है क्रूशियल हो रहा है, मींस ये अडेप्ट कर रहे हैं, ये दूसरी मार्केट्स में जो है इस केस में भी जा रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहे हैं इन अदर मार्केट्स। व्हाट आर दे डूइंग? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? ना। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन? ना। कस्टमर वैल्यू? भाई वो तो हो ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। तो गाइस दिस इज व्हाट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 है। ओके, आई विल राइट इट फॉर यू, चैप्टर 3। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस इज अ वुमेन क्लोथिंग ब्रांड, रिकॉग्नाइज कर रहे न्यू अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च किया है इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और इंट्रोड्यूस किया नया क्लोथिंग लाइन। गाइस नया क्लोथिंग लाइन, नया प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो गया। पॉजिटिव फीडबैक मिला इन्हें इनिशियल ट्रायल से, उसके बाद एक ग्रो हो गए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी इन्होंने, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करी। क्या स्ट्रेटेजिक चॉइस बेस्ट है इनके लिए? क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है? देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। क्या ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं? यस, क्लियर बात है, नया प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं। क्या ये मार्केट डेवलप कर रहे हैं? दूसरी मार्केट में जा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेकर? ना। क्या ये मार्केट पेनिट्रेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में? ना। क्या ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं? न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट है जी, कुछ ऐसा? ना। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली क्या है? इन्होंने इमर्जिंग ट्रेंड्स है, क्लोथिंग का ही काम, नई क्लोथिंग लाइन लेके आए हैं, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेट मी जस्ट हेल्प यू रिकॉल चैप्टर 4, हियर वी गो। तो देखो गाइस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स अगर आप करते हो, ये नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? ऐड प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट, डेवलप न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट। यस, यही तो किया जा रहा है। तो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज वंस अगेन, लेट मी क्लैरिफाई, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, अगला सवाल, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं फॉर ओवर 100 years KDH, 100 साल से KDH बिजनेस हैज थ्राइव्ड बाय लीवरेजिंग स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपका चैप्टर 5 आ गया। चलो जैसे बोलो। कहता है एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, बहुत साल से ये जो है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है, एज द केस में भी ये लीवरेज कर रहे हैं बाय स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच। जैसे आप बोलो
कहता है रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ गोल्स एंड परफॉर्मेंस। तो ये क्या कर रहे हैं, रेगुलरली अपने गोल्स और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। एंश्योर दैट दे स्टेट रिस्पॉन्सिव टू शिफ्टिंग मार्केट ट्रेंड, जैसे मार्केट ट्रेंड बदलता है उसके हिसाब से ये भी बदल देते हैं। इवॉल्विंग कस्टमर नीड, जो कस्टमर चाहता है वही चीज ये लोग भी बनाते हैं। विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इज हाईलाइटेड हियर, कौन सा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, पहले एक काम करते हैं चैप्टर 5 में आपके स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स देख लेते हैं। सो गाइज ये आपके अलग अलग कंट्रोल्स थे, प्रीमाइस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल मैं एक बार आप लोगों को पढ़वा देता हूं। Managers implement strategy by converting major plans into concrete sequential actions, form incremental steps. Implementation control is directed towards assessing the need for changes. जैसा बदलाव आ रहा है वैसे कर रहे हैं। अनफोल्डिंग इन द लाइट ऑफ अनफोल्डिंग इवेंट्स एंड रिजल्ट एसोसिएटेड विद इंक्रीमेंटल स्टेप्स एंड एक्शंस। एक बार देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, हेल्प मैनेजर्स टू डिटरमाइन whether the overall strategy is progressing as desired or whether there is a need for readjustment. Milestone reviews, it normally involves a complete reassessment of the strategy. Complete reassessment करें अपनी strategy का, also assess the need to continue refocus direction of an organization. तो वापस आते हैं इस पे, 100 साल से भी ऊपर से इन्होंने थ्राइव किया है, लीवरेज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ओके, जैसे आप बोलो एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, रेगुलर इवैल्यूएशंस, गोल्स एंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं गाइस, ये अपनी माइलस्टोन रिव्यू कर रहे हैं। वंस अगेन रेगुलर इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं, इंश्योर करता है दैट दे आर रिस्पॉन्सिव टू द शिफ्टिंग मार्केट ट्रेंड, ठीक है जी, एंड बाय इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स, जो कस्टमर की जरूरत है उसके हिसाब से करेंगे। विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आर दे डूइंग, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, माइलस्टोन रिव्यूज। सो दैट फिनिशेस ऑफ योर एमसीक्यू पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। हियर वी गो। सो गाइस, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 1 से क्वेश्चन है, देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कहता है टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेटेड, A rapidly expanding technology company aims, तो ये टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेटेड जो है यूएस की कंपनी लग रही है, इनकॉर्पोरेटेड उन्हीं के आगे लगता है। और रैपिडली एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, एम्स टू लीड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में जो है ये लीड कर रहे हैं, एंड मशीन लर्निंग में भी लीड कर रहे हैं। विद द रीसेंट ग्रोथ द कंपनी इज इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उनके लिए बेस्ट सपोर्ट करेगा उनकी विजन को फॉर इनोवेशन एंड लीडरशिप इन एआई टेक्नोलॉजीज। दे आर कंसिडरिंग 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस हैं इनके पास। एक तो या तो यार ये फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप ले सकते हैं, फॉर स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, फॉर फ्लैट कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो वंस अगेन, तो ये क्या कर रहा है, फंक्शनल रिलेशनशिप, डिविजनल रिलेशनशिप और स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन दोनों में से कोई, या हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कर सकते हैं फॉर फ्लैट कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, या मैट्रिक्स रिलेशनशिप कर सकते हैं फॉर क्रॉस फंक्शनल टीम्स। विच वन ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, फंक्शनल करें एंड डिविजनल, नंबर 1 डिविजनल एंड फंक्शनल, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल करें, या नंबर 3 मैट्रिक्स करें, क्या करें है जी, क्या चीज करें मोर इफेक्टिवली टू अचीव टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेटेड स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड वाई। एआई है, मशीन लर्निंग है, ठीक है जी, और ये इवैल्यूएट करें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनके लिए सूट करेगा। तो पहले एक काम करते हैं, आपकी थ्योरी पढ़ते हैं, ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, तीनों स्ट्रक्चर्स एक बार जल्दी से यहां से कंपैरिजन कर लेते हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप नंबर 1, देखो गाइज इसमें क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या है, हर फंक्शन हर डिवीजन इज रन इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय द फंक्शन या डिवीजन हेड हु इज द बिजनेस लेवल मैनेजर। वंस अगेन देखो ऐसा है, ये डिविजनल मैनेजर या बिजनेस लेवल मैनेजर है, वो हर एक चीज खुद मैनेज करेगा। भाई टाटा के बहुत सारे जो है इसी तरीके से एसबीयूज हैं, जो मर्जी कह दो, डिविजन्स हैं, उनके अलग अलग जो है बिजनेस यूनिट्स हैं। तो कहता है रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड हु इज द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को टाटा है, रिलायंस है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। और फंक्शंस जो है जैसे फाइनेंस, एचआर है, मार्केटिंग है, ये हर एक का डिवीजन का अपना अपना है। जैसे टॉय मैन्युफैक्चरर है, उनका जो है अगर हम लोग कह सकते हैं टॉय मैन्युफैक्चरर है, जैसे किड्स टॉयज या टीनेजर टॉयज एक्सेट्रा, उनके डिवीजन हो सकते हैं। अब पूरी कंपनी जो है टॉय बनाती है, लेकिन किड्स के लिए अलग, टीनेजर के लिए अलग, ये इन्होंने सेपरेट सेगमेंट्स कर लिए हैं। ये एक फंक्शनल
जो है एंड डिविजनल रिलेशनशिप बता दिया। दूसरा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप देखते हैं, ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉइज आर इन द सेम हायरार्कल पोजीशन, सारे के सारे सेम हायरार्कल पोजीशन में है। इट इज फ्लैट स्ट्रक्चर, एवरीवन जो है सेम लेवल पे माना जाता है। ओपननेस है इसमें, ट्रांसपेरेंसी इन वर्क कल्चर है, और ये आइडिया शेयरिंग कर रहे हैं, इनोवेशन करना चाह रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स इज सूटेबल फॉर स्टार्टअप्स के लिए चलेगा। क्या ये स्टार्टअप है भैया, एआई है तो क्या इज इट नेसेसरी कि स्टार्टअप हो, विच नीड टू शेयर आइडियाज विद स्पीड मोर डिजायरेबल है, बट ऑब्वियसली बात है इनको भी टेक है तो इनको ये तो जल्दी जल्दी शेयर तो करना ही है आइडियाज अपने। और लास्ट है हमारा मैट्रिक्स रिलेशनशिप, इसमें क्या है, ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है। ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब देखो, डिविजनल तो ये हो गया, जैसे डिवीजन प्रेसिडेंट, डिवीजन एक्स, डिवीजन वाई, डिवीजन जी, ये डिविजनल हो गया, ठीक है जी। देन हॉरिजॉन्टल में ओके जी, आप अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से ओके, प्रोडक्ट मैनेजर जो है प्लानिंग, रिसर्च, डिजाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग, सब एक स्टार्टअप की तरह काम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैट्रिक्स, ये इस तरह का सा मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स को जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। इट फीचर्स ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विद टीम्स फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स बिल्ट फॉर टेम्पररी टास्क प्रोजेक्ट्स। अब यार ये एआई का इनका टास्क प्रोजेक्ट ही तो है, आप देखो ना इनका क्या है। उप्स, क्वेश्चन दिखाना था मैंने, आंसर खोल दिया गलती से, शैतानो। ये लो, इनका जो है अपने आप में रैपिडली एक्सपेंडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, एम्स टू लीड एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है जी। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड इनके पास प्रोजेक्ट ही तो है, ये प्रोजेक्ट ही तो है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है इनके लिए मोस्ट सुटेबल होगा। कैसे, वापस आते मैं एक बार फिर से आपकी किताब से पढ़ा देता हूं। तो दिस रिलेशनशिप मैनेजेस ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट्स विद ईज वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज एवरी सिंगल टीम इंडिपेंडेंटली। तो उस केस में क्या है, इन मैट्रिक्स रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर्स, मोर देन एक से ज्यादा बिजनेस लेवल मैनेजर्स होंगे ईच फंक्शनल लेवल टीम के लिए। तो इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम लोग ये मान के चलें, इफ वी से दैट दिस कंपनी एक्सपैंड हो रही है, ये छोटी कंपनी नहीं रही अब, ठीक है जी, दिस इज नॉट अ स्टार्टअप, दिस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी एनीमोर। तो इनको क्या सूट करेगा, इनको मैट्रिक्स रिलेशनशिप ज्यादा सूट करेगा। इनको अचीव करनी है अपनी विजन ऑफ लीडरशिप इन एआई टेक्नोलॉजी। तो इस केस में क्या है, ये क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन करेंगे इस हिसाब से, बिकॉज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऐसा ही करवाता है। एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स एआई प्रोजेक्ट्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन। तो भाई इस प्रोजेक्ट के लिए ये लोग जो है इनकी टीम सारी इकट्ठे लगेंगी। तो बाय इंटीग्रेटिंग एक्सपर्टीज फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स इनटू टेम्पररी टास्क बेस्ड टीम्स जो है करके मैट्रिक्स रिलेशनशिप सपोर्ट करेगा डायनेमिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अलाइंस वेल विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ advancing AI technologies despite its complexity. This approach provides flexibility, collaboration necessary for leading edge AI एंड मशीन लर्निंग फोकस। तो आप देख सकते हैं वंस अगेन, अगर हम कहें फंक्शनल एंड डिविजनल का बेनिफिट क्या है भाई, यहाँ स्पेशलाइजेशन है, आप स्पेशलिस्ट हो, आपका अलग जो जैसे ये वाला प्रोडक्ट आपका, वो वाला प्रोडक्ट आपका, भाई किड्स के टॉयज आपके, वो जो है टीनेजर्स के टॉयज आपके, एंड सो ऑन, ठीक है जी। और क्लियर मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स हैं। बट इसके ड्रॉबैक क्या, पोटेंशियल फॉर डिपार्टमेंट आइसोलेशन की भैया तुम you are dependent on yourself, you take care of yourself and limited collaboration है। तो suitability for AI leadership less effective रहेगा, क्योंकि क्रॉस फंक्शनल जो है इनको चाहिए, इनको मोर देन वन टीम जो है चाहिए होंगी मूव करने के लिए। तो इस हिसाब से ये वाला सिस्टम इनके लिए सूटेबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्या, ओपन कम्युनिकेशन होता है, इंकरेज करता है इनोवेशन, ये बहुत बढ़िया है, फास्ट आइडिया शेयरिंग, ये बेनिफिट है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, हार्ड टू स्केल, ये अब ये स्केल कर रहे हैं तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल में नहीं कर सकते स्केल, अनक्लियर रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टअप स्टेज पे चलेगा, suitable for startups, less for AI initiative, large AI initiative. But on the other hand, Matrix facilitate करेगा cross functional collaboration, flexible resource management for complex project और complex reporting है। yes, ये drawback है, potential conflicts होंगे, लेकिन ideal है for managing diverse innovative AI projects. This is good and that is what you can say, and that finishes of this question. अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल। Guys, the next question, strategic management helps the organization to work through changes in the environment and gain competitive advantage. बिल्कुल सही बात है। आप आपकी एक्टिविटीज वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी,
को आप करना चाह रहे हो, गेन करना चाह रहे हो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बाकियों के मुकाबले आप जो है बेटर परफॉर्म करना चाह रहे हो। इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस इट्स बेनिफिट्स, तो आपको बेनिफिट्स बताने हैं, तो बेनिफिट्स आप अपनी किताब से बता सकते हैं। मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं? defines goals and mission, helps organization to be proactive instead of reactive, provides framework for all major decisions, prepares organization to face the future, then helps the organization develop competitive advantage, enhance longevity of the business, serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls। आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। तो डिफाइंस गोल्स एंड मिशन, देखो भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक डायरेक्शन देता है टू द कंपनी टू मूव अहेड। It helps the management to define realistic objects, goals, which are in line with the vision of the company. Helps the organization to be proactive instead of reactive। Organization जो है वो पहले से ही सोच के चलेंगे, पहले से प्लान करके चलेंगे, तो they will not be mere spectators, है जी। Thereby they are able to control their own destiny, अपने हिसाब से अपने proactive plans बना रहे हैं better manner में। It helps them in working within and adapting unexpected events आए तो changes कैसे करने हैं environment में, shaping it instead of getting carried away by the turbulence and uncertainties। Provides framework for all major decisions। Strategic management जो है provide करता है framework for all major decisions of the enterprise, such as decision on business, products, markets, manufacturing facilities, investments, and organization structure। It provides better guidance to entire organization on crucial point, what is it trying to achieve, क्या अचीव करना चाह रहे हो। Prepares the organization to face the future, पाथ फाइंडर की तरह एक्ट करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जो है आप एक्सप्लोर कर पाएंगे पहले से ही। ऑर्गेनाइजेशंस आर एबल टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड आइडेंटिफाई मींस टू रीच देम, सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टली मिस्टेक्स ना हो, ठीक है जी, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट्स के, एनहांस लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, सर्वाइव कर सकेंगे लॉन्ग रन में, कंपटीशन से जीत सकेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है जी। नॉट सर्वाइविंग जस्ट बाय लक, एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि अभी हम देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, असिस्ट करेंगे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। लेट अस सी the answer from the RTP. Strategic management involves developing company's vision, environmental scanning, strategy formulation, implementation, evaluation, and control. It emphasizes monitoring and evaluation of external opportunities and threats in the light of strength, weakness, and designing strategies for survival and growth. अगर आप देखेंगे guys, listen very very carefully. अगर आप देखेंगे तो यही वाली चीज जो है आपको यहां पर इधर भी दी हुई है मैंने। इसी चीज को आप कई तरीके से कह सकते हैं। आप इसको पहले चैप्टर में अगर ये वाले वर्ड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है आपके सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट द फर्म अंडरटेक्स टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, डेवलपिंग अ विजन, मिशन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग, चूजिंग, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एज द केस में भी। और यही वाली चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं, चैप्टर 5 में भी आपको एक चार्ट फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को यही वाली चीज बताई हुई है और रिवीजन हैंडबुक में भी करवाई हुई है। और ये रहा आपका, वंस अगेन, डेवलप करो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल अप्रेजल करो, इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट दोनों देखना है, जनरेट करो, एनालाइज करो, सिलेक्ट करो स्ट्रेटजी, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करो स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी के वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो यही वाली सारी चीजें जो है एज द केस में भी। और अभी आपने इतने सारे पॉइंट्स बेनिफिट्स के देख लिए थे, सर्वाइवल और ग्रोथ करना चाह रहे हैं। हेल्प्स द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स, ऑल्सो गाइड्स द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मेजर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स क्या होते हैं अभी हमने देखे थे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है डायरेक्शन देगा कंपनी को टू मूव अहेड, इट डिफाइंस गोल्स एंड मिशंस, ये भी देख लिया था हमने। हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग their future, provides a framework for all major decisions such that ये जो इनके प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये सबके लिए जो है स्ट्रेटजी बना सकें। It provides better guidance to the entire organization on crucial point, क्या करना चाह रहे हो आप, what are you trying to do. It helps the organization identifying the opportunities, identify the ways and means to achieve them. It serves as a corporate defense mechanism against any mistakes or pitfalls. Helps to
enhance the longevity of the business, helps the organization to develop core competencies and competitive advantage that would facilitate survival and growth. अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल. Okay guys, the next question, a company has recently launched a new product. तो इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है. मार्केट में इनिशियली इसमें स्लो ग्रोथ थी. भाई इनिशियल फेज में तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से स्लो ग्रोथ ही होती है, लिमिटेड मार्केट्स होती है, हाई प्राइसेस होते हैं, सही बात है. स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, शुरुआत में जो है प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, लोगों को इतना नहीं पता होता, बहुत एक्सट्रीम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर को अवेयरनेस लेके आते हैं, और उस टाइम पे कंपटीशन भी बहुत कम होता है. लेकिन ओवर द टाइम डिमांड जो है एक्सपैंड हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, लोगों को कस्टमर्स को समझ में आना शुरू हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स भी उसको जो है वैसे ही प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं, एंड सो ऑन. एंड फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आपको क्या लगता है कहाँ पहुंचे हैं. तो आप क्या कहोगे भैया? दो स्टेजेस होगी, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ स्टेज. पहले इंट्रोडक्शन स्टेज थी, फिर ग्रोथ स्टेज. चलो ये वाली चीज पढ़वाने से पहले आप लोगों को ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फंडामेंटल एक बार याद दिला देता हूं. एस शेप कर्व है, इसमें जो है आप क्या है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. यहां पर सिर्फ इन दोनों की बात हो रही है. तो यहां पर आप जानते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, स्लो ग्रोथ स्टेज होती है. इस केस में जो है कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइसेस हाई होते हैं, मार्केट जो है लिमिटेड होती है, ग्रोथ इन सेल्स जो है वो लोअर रेट पे होती है, लैक ऑफ नॉलेज है ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर्स. लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होती है, डिमांड एक्सपैंड हो जाती है रैपिडली, प्राइस फॉल हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज होता है, मार्केट एक्सपैंड हो रही है, और इस हिसाब से कस्टमर को नॉलेज हो गई है प्रोडक्ट की, जो कि इंटरेस्टेड है शेयर इसको, इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने में ही इज इंटरेस्टेड. तो यही वाली चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज और ग्रोथ स्टेज से होकर गुजरे हैं. इनिशियली कंपनी का स्लो ग्रोथ है, लिमिटेड मार्केट्स है, हाई प्राइसेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो है ये इंट्रोडक्शन स्टेज की है. यहाँ इसमें कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, कस्टमर्स को लिमिटेड नॉलेज होती है, प्राइसेस ज्यादा चार्ज होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है. लेकिन ओवर द टाइम जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, फिर प्राइसेस फॉल हो जाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है. ये किस में है, ये ग्रोथ स्टेज है. तो ये ग्रोथ स्टेज और इंट्रोडक्शन स्टेज बता दिया. तो इस स्टेज में जो है प्रोडक्ट को जो मार्केट एक्सेप्टेंस हो गया, कस्टमर जो है अवेयर हो गए हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बेनिफिट्स के रिगार्ड में, और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसको खरीदने में. एंड दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बढ़ते हैं आगे. ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव आर्या. ओके, इनके इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनी है, स्पेशलाइज कर रहे हैं डोमेस्टिक वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर है जी, दे सक ऑल दी, जितना भी गंद है उसको खींच लेते हैं वैक्यूम के थ्रू. बहुत बढ़िया. तो इंटरनेशनली तो बहुत चलता है, हमारे देश में तो मेड्स आती है ज्यादातर घरों में काम करने. ठीक है जी. और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्यूम क्लीनर भी और मेड्स में, वो खुद करते हैं. मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव है, 4 अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, 4 और मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके अलावा. तो राइवलरी तो है, सबके सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, सब जो है कंपैरेबल सेल्स वॉल्यूम कर रहे हैं, तो राइवलरी तो अच्छी खासी है. अब लेकिन ये राइवल फर्म्स के अलावा जो है वो कहता है एडिशनली दीज राइवल फर्म्स के सब में पेटेंट राइट जो है वैक्यूम क्लीनर टेक्नोलॉजी के, सबके पास अपने अपने जो है पेटेंट राइट्स हैं. तो कहने का मतलब क्या है, नए प्लेयर के लिए आना थोड़ा सा मुश्किल है. ओके, सप्लायर बेस जो है रॉ मटेरियल का एक्सटेंसिव है, तो सप्लायर्स जो है उनके कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, सप्लायर्स का कोई नहीं है, लेकिन मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल है. और उसके बाद कहता है अब आप 5 फोर्सेस के हिसाब से फ्रेमवर्क में जरा राजीव आर्या की कंपनी को बताओ. तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यार 5 फोर्सेस देखते हैं. नंबर 1, इंडस्ट्री के राइवल्स. तो देखो उनके बहुत हैं, इंडस्ट्री के राइवल्स तो हैं ऑलरेडी, उनके पास पेटेंट्स भी हैं और सब्सटैंशियल सिमिलर वॉल्यूम कर रहे हैं, कोई मार्केट लीडर नहीं है. तो ये दिख रहा है कि कॉम्पिटिटर्स तो हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो है, ये तो है, ये तो हाई है. अच्छा, लेकिन न्यू एंट्रेंट्स का प्रेशर लो है. क्यों? क्योंकि भाई पेटेंट राइट है इनके पास, सभी के पास. तो नया एंट्रेंट एकदम से आके जो है थ्रेट ऑफ एंट्री इतना आसान नहीं है, क्योंकि भाई उसको नई टेक्नोलॉजी लेके आना, उसको खुद को पेटेंट कराना, दैट विल बी टाइम लगेगा. सप्लायर्स का कॉम्पिटिटिव प्रेशर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स हैं. बायर्स का कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो सकता है किस चीज पे, बाकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जैसे मेड्स हैं
वो किस प्राइस पे मिल रही है, इजीली अवेलेबल है या नहीं है, तो बायर उस हिसाब से नेगोशिएट कर सकता है कि नहीं नहीं ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, द कॉम्पिटिटिव राइवलरी विल बी सिग्निफिकेंट। भाई ये दिख रहा है हमें राइवल्स के रिगार्ड में तो इनका काफी ज्यादा है, बिकॉज सिमिलर साइज है, मैन्युफैक्चरिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, तो सिंगल मैन्युफैक्चरर डोमिनेट नहीं कर रहा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट है। तो लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स है, तो उस हिसाब से नया कोई अगर एंट्रेंट है उसके लिए इतना आसान नहीं है कि मार्केट में एकदम से ब्रेक कर जाए, एकदम से घुस जाए। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सप्लायर्स हैं, तो सप्लायर बहुत है, तो पावर ऑफ सप्लायर्स भी जो बहुत कम है। लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं बताई हुई सब्स्टिट्यूट्स के रिगार्ड में, सब्स्टिट्यूट्स के रिगार्ड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में पावर ऑफ कस्टमर्स जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। कहने का मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हाउसमेट्स एक्सेट्रा होती हैं, वो हाउसमेट्स वैक्यूम क्लीनर की जगह हाउसमेट्स को लगा सकते हैं, तो हाउसमेट्स क्या प्राइस कर रहे हैं, अगर लो कॉस्ट है तो उस केस में इनकी सेल को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है जी। और जैसे प्रोडक्ट जो है सिमिलर हैं, तो कस्टमर एक से दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं, राइवलरी के कारण प्राइस वॉर हो सकती है एज द केस में भी। तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी तो बहुत ज्यादा है। दैट फिनिशेस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। Okay guys, the next question, strategic analysis internal environment। ठीक है जी, चैप्टर 3 का क्वेश्चन। In spite of high commodity inflation, बहुत इन्फ्लेशन है, कमोडिटीज जो है प्राइस ऊपर जा रहा है, शॉर्टेज ऑफ कंपोनेंट्स एंड थ्रेट ऑफ थर्ड वेव कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। अब एक्चुअली ये सवाल 2021 का है, दो आरटीपी सितंबर 2024 में है, बट 2021 जब जिस टाइम पे कोविड पैंडेमिक 2020 के बाद 2021 में आया था, तो बड़ा डेंजरस था। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ पैकेज गुड्स, होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको जो है बड़ा डर लग रहा है कि यार ये थर्ड वेव आ जाएगी। तो सेकंड वेव ने तो बहुत अति मचा दी थी, बहुत गड़बड़ कर दी थी, और लोग इसलिए घबराए हुए थे थर्ड वेव से। ठीक है जी, ओमनी वायरस जो भी था, घबराए हुए थे लोग इस हिसाब से। तो वो कहता है अब, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव जो मर्जी हो, भी अब 12 से 25% हम कमिंग मंथ्स में ग्रो करेंगे। 1.5 ईयर्स में डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, 2020 और 2021 का आधा डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, बहुत हो चुका है। बट अब हम कॉन्फिडेंट है कि अब हम लोग अपनी मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंटरी इज बेटर, कीपिंग सप्लाई चैनल्स वेल स्टॉक्ड। अब हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है, और मिनिमलाइज करेंगे एनी इम्पैक्ट ऑन कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस जो है। अब भाई कब तक धंधे बंद रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, और उस हिसाब से गेयर अप कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन जैसे दिवाली एक्सेट्रा, दशहरा, तो उस टाइम पे परचेजिंग ज्यादा होती है, और वो यही चीज कहता है यूजुअली अकाउंट्स फॉर 25 से 35% ऑफ द ईयरली सेल्स। उनकी ईयरली सेल्स का 25 to 35% इसी पीरियड में होता है। तो वो कहता है होम अप्लायंसेस सेक्टर जो है इसका एग्जांपल है, जिसमें कि ये कंपनी काम कर रही है। तो इनका अप्रैल से जून क्वार्टर बहुत बुरा था 2021 का। अब उसके बाद ये जो है एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा बना रहे हैं, और अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ होगा इनका बिजनेस 15 से 25% मंथ्स टू कम में। बेसिकली वही दिवाली, दशहरा एक्सेट्रा, ठीक है, धनतेरस, वट एवर यू कैन से, तो उस पीरियड में इन्हें लग रहा है कि 15 से 20% इनकी जो है सेल बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। इन कंपनीज को ये ऑपरेट कर रहे हैं, अब ये अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं मार्केट में, इनको लग रहा है कि इनका माल बिकेगा। तो लीडिंग कंपनी इनकी इस इंडस्ट्री की, किस इंडस्ट्री की, होम अप्लायंसेस सेक्टर के, जो कि एसी बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स। अब ये लीडिंग कंपनी होम अप्लायंसेस वाली, ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लॉन्च करेंगे वेरियस इनोवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, बिल्कुल अलग तरह के प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट है। तो उससे फिर लॉयल्टी प्रोग्राम्स जो है ल्योर कर पाएंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। ये बड़ी कंपनी है, ठीक है जी, लीडिंग कंपनी है, तो डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू कस्टमर्स को ल्योर करना चाह रहे हैं। अब वो माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी के हिसाब से आपसे पूछ रहा है क्या प्लान कर रही है ये एक्सएसपी इंडिया, क्या प्लान कर रही है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से करना चाह रही है ये, जो कस्टमर्स है उनको ल्योर करना चाह रहे हैं। हाउ दिस स्ट्रेटजी विल बी एडवांटेजियस, तो एडवांटेजेस आपको 5 फोर्सेस के रेफरेंस में बतानी होती है। आइए जरा पहले आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। लेट अस सी माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज। एक कॉस्ट लीडरशिप होती है, यहाँ कॉस्ट लीडरशिप तो हो नहीं रही, दूसरी डिफरेंशिएशन होती है, तीसरी फोकस होती है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्या होता है। इसमें प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज जो कि यूनिक इंडस्ट्री वाइड में, या कस्टमर्स को जो है अपने
प्राइस इंसेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर कोई डिस्काउंट्स देने की नहीं सोच रहे। तो डिफरेंशिएशन में एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई? एडवांटेजेस डिफरेंशिएशन के कारण तो आप देख सकते हैं राइवलरी में भाई, आप अगर समझेंगे राइवल्स जो हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो ब्रांड लॉयल्टी के कारण कोई राइवल के पास नहीं जाएंगे कस्टमर्स। कस्टमर्स प्राइस इंक्रीज को भी सह जाते हैं उस हिसाब से। और बायर जो है वो नेगोशिएट नहीं करते प्राइस पे, क्योंकि स्पेशल फीचर्स है, इनका प्रोडक्ट डिफरेंट है, इनोवेटिव है। सप्लायर्स भी जो है डिफरेंशिएटर्स, अगर प्राइस बढ़ाते भी अपना तो उस केस में भी प्रीमियम प्राइस ही अपने कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं हायर कॉस्ट। एंट्रेंस भी जो है इनोवेटिव फीचर्स नहीं ला सकते, वो एक्सपेंसिव ऑफर होती है और इस वजह से एंट्रेंस अवॉइड करते हैं, उनके लिए टफ है इनको कंपटीशन देना कंपेरेबल प्राइस पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्स्टिट्यूट जो है वो रिप्लेस ही नहीं कर सकते डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, कस्टमर को जो है सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। और इसी चीज को आइए यहाँ पे पढ़ते हैं, हियर वी गो। सो गाइज आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, स्ट्रेटजीज जो अलाउ करते हैं गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तीन चीजें हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और एक फोकस। तीन चीजें होती हैं, ठीक है जी। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। यहां पर हमारा क्या हो रहा है? यहां पर हम लोग जो है, यहां पर हम लोग इन दिस सिचुएशन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है जी। एक्सपी इंडिया लिमिटेड ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो है प्लान कर रहे हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च कर रहे हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन्स, ऑफर करेंगे लॉयल्टी प्रोग्राम्स लेयर करने के लिए कस्टमर्स को। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में क्या है? शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड्स preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating features into unique product that features। भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये तो हमें दिख ही रहा था। तो उस हिसाब से सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन से ये हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं, कस्टमर लॉयल रहेगा इनके साथ, तो उस हिसाब से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ जो है कस्टमर स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। तो राइवलरी में क्या है? ब्रांड लॉयल्टी सेफगार्ड करता है कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, कि कस्टमर्स जो है वो लेस सेंसिटिव होगा प्राइस इंक्रीज में, और उनको जो है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये राइवलरी की तरफ मूव नहीं करेंगे कस्टमर्स। अच्छा, बायर्स जो है वो नेगोशिएट नहीं करते कि भैया प्राइस ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ। क्यों? क्योंकि इनकी स्पेशल फीचर्स है, इनकी फ्यूअर ऑप्शंस इन द मार्केट है, इसके तरह का प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में। फिर सप्लायर्स क्या करते हैं? सप्लायर्स अगर कहीं प्रीमियम, भाई ये लोग प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं हायर कॉस्ट। अगर सप्लायर ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो ये कस्टमर से भी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। एंट्रेंस इनोवेटिव फीचर्स दे नहीं सकते, एक्सपेंसिव ऑफर होती है, सो न्यू एंट्रेंस जो है अवॉइड करते हैं इन फीचर्स को। टफ है उनके लिए ये प्रोवाइड कराना पड़ा करवा पाना स्पेशल फीचर्स कंपेरेबल प्राइस पे। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हाई ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर की लॉयल्टी इनके साथ रहती है। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलॉज मैट्रिक्स आपको बताना है कैसे मैनेज कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को। तो देखो भाई, पार और इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है मेंडलॉज मैट्रिक्स जो है बनाया जाता है। लेट अस सी, मेंडलॉज मैट्रिक्स में जो है स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस होता है किस हिसाब से? भाई पार और इंटरेस्ट मैट्रिक्स होता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो। भाई कुछ की ज्यादा पावर होगी, कुछ का ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी का हाई पावर। देखो मेरी बात सुनो, पावर और इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, अगर ऐसी सिचुएशन है तो उनको की प्लेयर कहते हैं, KEY प्लेयर, की प्लेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा हाई पावर लेकिन लेस इंटरेस्ट है तो उनको हम लोग कहते हैं कीप सेटिस्फाइड रखो। लो पावर हाई इंटरेस्ट है तो हम कहते हैं इनको इन्फॉर्म करके रखो, और लो प्रायोरिटी रखो अगर लो पावर लो इंटरेस्ट है। तो मेंडलॉज ने जो है अपने मैट्रिक्स में यही चीज बताया, इनसे कंसल्ट करो ऑफन, इंक्रीज करो इनका इंटरेस्ट। अगर इनका इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो हो सकता है नुकसान हो, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन भगवान करे वो इंटरेस्टेड ना हो हमारे बिजनेस में, तो हमारी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को जो है बहुत अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी कंपनी के CEO, ठीक है जी, हमारी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं एक्सेट्रा, तो उनको मैनेज करना है क्लोजली, उनको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में, उनको एंगेज करना है रेगुलरली, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने हैं। लो प्रायोरिटी, इनको सिर्फ मॉनिटर करना है कि भाई कोई बाहर का मीडिया हाउस है, ठीक है, ओकेजनल कम्युनिकेशन करना है, हमने बहुत ज्यादा इनके पास ना तो पार है ना बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट है इनका हमारे में, यूटिलाइज करें हाई इंटरेस्ट। अगर किसी का एम्प्लॉइज है हमारे, उनका हाई इंटरेस्ट है, उनको एंगेज करें, डिसीजंस में कंसल्ट करें, लेकिन उनके एक्सपर्टीज के बेसिस पे। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स हैं, इनका हाई पार लेस इंटरेस्टेड पीपल हैं, इनको सेटिस्फाई रखना है। बैंक्स है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। तो ये लोगों को, बैंक्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, इनको सेटिस्फाइड रखो। इनकी पार ज्यादा है, लेकिन इनका हाई पार है, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अनलेस की डिफॉल्ट करे कोई, अगर बैंक्स या बैंक्स में डिफॉल्ट करे, या गवर्नमेंट भी जो है ये कोई लॉ ब्रीच करें, या लेट्स से कोई टैक्सेशन में कुछ अगर ब्रीच करें, तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से हाई पावर एंड हाईली इंटरेस्टेड पीपल। अब कस्टमर्स भी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अगर इनको क्वालिटी ठीक ठाक मिल रही है। अब क्वालिटी खराब मिलेगी, कुछ गड़बड़ होगी, तो दे विल बी हैविंग मोर इंटरेस्ट ऑल्सो कि यार ये तो चीज गड़बड़ दे रहे हैं। हाई पावर हाईली इंटरेस्टेड पीपल में क्या है, ये जैसे शेयर होल्डर्स हैं, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको जो है फुल्ली एंगेज करो, इनकी एडवाइस लो, इनको इन्फॉर्म करो, इनको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन देते रहो। लो पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल में इनको मॉनिटर करो, मिनिमल एफर्ट्स लगाओ इनके लिए, इनको चेक करो इनके लेवल ऑफ इंटरेस्ट पावर चेंज तो नहीं हो रहा। क्योंकि मेंडलोस ने कहा कि भाई आपका जो है ये स्टेक होल्डर जो है वो कभी ना कभी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव कर सकता है, सडनली मूव कर सकता है। तो ध्यान रखना, कोई बिजनेस मैगजीन्स, मीडिया हाउसेस अभी आज इनकी लेस पार है, लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट इवेंट हो जाए जिससे कि इनका बहुत ज्यादा जो है पार हो जाए, या इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमारे में हो जाए, तो वील हैव टू सी। और लो पार हाईली इंटरेस्टेड पीपल, इस केस में जैसे एम्प्लॉइज है, वेंडर्स है, सप्लायर्स है, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो इनको इन्फॉर्म करो, कम्युनिकेट करो, इनसे इंश्योर करो कि कोई मेजर इशू ना अराइज हो, फीडबैक्स लो, ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं यहां से। तो गाइस, मेंडलो मैट्रिक्स ने क्या कहा, एनालाइज करने को बोला, मैनेज करने को बोला स्टेक होल्डर्स को। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ उनके पार और उनके इंटरेस्ट। तो आइडेंटिफाई करो स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उनके इंडिविजुअल हैं, ग्रुप्स हैं, कौन है, कैसे जो है वो इंपैक्ट कर सकते हैं, उनके पार, उनका इंटरेस्ट कितना है, असेस द पार एंड इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स जो है, हर स्टेक होल्डर को असेस करो, उनकी पावर टू इन्फ्लुएंस हमारे जो है वेलबींग में कितना जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, हमारी सक्सेस में कितने इंटरेस्टेड है वो, ये सारे एस्पेक्ट्स देखो। पावर असेस की जा सकते हैं ऑन द फैक्टर्स की, उनकी अथॉरिटी क्या है, उनके पास रिसोर्सेज, उनके एक्सपर्टीज क्या है, ठीक है जी। और इंटरेस्ट कैसे, कि भाई वो किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हमारे से, या पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क, कितना हमारे को उनकी वजह से रिस्क है, कितना हमारे को उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना जरूरी सा है एज द केस में भी, उनकी कितनी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट होगी। नेक्स्ट, फिर प्लॉट कर लो, अपना ग्रिड बना लो, जैसे अभी देखा था, की प्लेयर्स था, कीप सेटिस्फाइड था, कीप इन्फॉर्म था, और लो प्रायोरिटी क्वाड्रेंट था। ये रहा कीप सेटिस्फाइड, तो कंसल्ट ऑफन, इंक्रीज इंटरेस्ट, नहीं इंक्रीज देयर इंटरेस्ट, ये ICAI ने गलत बोला हुआ है, ये अवॉइड टू इंक्रीज इंटरेस्ट, ये मैं नहीं खेल रहा इसको। अरे उनका इंटरेस्ट बढ़ा के बुद्धि भ्रष्ट करनी अपनी, उनको सेटिस्फाइड रखो, उनको उनका इंटरेस्ट मत। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मत बनाओ। इन लोगों को आप अगर, इफ इंक्रीज देयर इंटरेस्ट कैन बी, इंक्रीज इन देयर इंटरेस्ट कैन बी हिंड्रेंस टू द न्यू आइडियाज, भसड़ बढ़ सकती है इनके कारण। इनका इंटरेस्ट बढ़ाना नहीं है हमने, इंटरेस्ट बढ़ा दो गवर्नमेंट का है, कस्टमर्स का, कि भैया कुछ हमारे में तुम ज्यादा जो है पोकिंग करना शुरू कर दो, ना 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 ना, ना फिर तो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ना ना। की प्लेयर क्या हो गया, मैनेज क्लोजली, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, एंगेज रेगुलरली, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, शेयर होल्डर्स है, सीईओ एटसेट्रा। लो प्रायोरिटी, मॉनिटर करो सिर्फ, नो एंगेजमेंट, जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन, और कीप इन्फॉर्म्ड, यूटिलाइज हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन डिसीजंस, कंसल्ट इन द एरियाज ऑफ। तो ICAI ने थोड़ा सा कट्टा मार दिया, बट मैंने आपको पूरा दिखा दिया। की प्लेयर्स अभी मैंने पढ़वा दिए थे, कीप सेटिस्फाइड आपको पढ़वा दिए थे, सिमिलरली कीप इन्फॉर्म्ड और लो प्रायोरिटी भी पढ़वा दिए थे। और फिर मॉनिटर करो, अडेप्ट करो। देखो कई बार क्या होता है, एक से दूसरे क्वाड्रेंट में मूव भी कर सकता है, मूव बिटवीन क्वाड्रेंट्स हो सकता है, बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टांस। भाई टेक एन एग्जांपल, कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई जैसे नैनो की गाड़ी, नैनो कार में जो है आग लग गई, तो मीडिया वाज वेरी इंटरेस्टेड आल्सो, तो उस हिसाब से उनका क्वाड्रेंट जो है वो बदल गया।
तो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपको मेंडलॉस मैट्रिक्स को यूज करके यू कैन इफेक्टिवली एनालाइज, मैनेज कर सकते हो स्टेक होल्डर्स को। ठीक है जी, कि किस हिसाब से उनको एंगेज करना है, कितना उनको इंफॉर्मेशन देनी है, कितना उनसे अप्रूवल्स लेने हैं, उनसे सजेशंस लेने हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना है, और अल्टीमेटली हमारे प्रोजेक्ट इस हिसाब से ही सक्सेस हो पाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिज्जा गैलेरिया इंडिया का फर्स्ट पिज्जा डिलीवरी चेन था, पहला था, तो तब तो मोनोपोली थी। जब तक मोनोपोली थी कई साल तक, तब तो ठीक है। फिर मोडिनो और अंकल जैक आ गए, इन्होंने कंपीट करना शुरू किया। दोनों मोडिनो और अंकल जैक ने बहुत सारे एंट्रीज, ईटरीज जो है इन्होंने खोल दी, बहुत सारे आउटलेट्स खोल दिए, और प्राइस भी इन्होंने अग्रेसिव कर दिया, सस्ता कर दिया। तो लास्ट 4 इयर्स में इनकी चेन ने बहुत ज्यादा नुकसान किया इनको। तो इनकी चेन को जो है, नाउ दे वांट टू नो कि कैसे टर्न अराउंड करें। लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन प्लान। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए क्या करते हैं? तो गाइस, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के लिए पहली चीज, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं हम लोग? भैया, लॉसेस हो रहे हैं, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं। बात को जरा समझो। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम द बिजनेसेस, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, डिक्लाइन मार्केट शेयर है, डिटेरियोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज है, ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज हो रहा है, लो मोराल है, मिसमैनेजमेंट है, कोई भी गड़बड़ है। तो उस हिसाब से टर्न अराउंड स्ट्रेटजी करने की जरूरत है। अब टर्न अराउंड का एक्शन प्लान क्या है? असेस करो करंट प्रॉब्लम्स को। ठीक है जी, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। दूसरा, सिचुएशन को एनालाइज करो और डेवलप करो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान। यही सारी चीजें आपको जो है आईसीआई ने आंसर में लिख के दी है। इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान के ओके, क्या करना है इस सिचुएशन से उबरने के लिए। रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस एंड देन रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो यही चीज यहां पर, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटर्निंग टू नॉर्मल। बुक से ये आरटीपी से ही पढ़ लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। तो आप देखो, पिज्जा चेन को दिख रहा है, ये पिज्जा चेन, पिज्जा गैलेरिया, गैलेरिया, कोई बात नहीं। तो इनको टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कब करनी होगी? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे हैं, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है, डिटेरियोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटीज है, ओवर स्टाफिंग, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज है, लो मोरल, मिसमैनेजमेंट, कोई भी चीजें हो ऐसे। तो टर्न अराउंड को सक्सेसफुल करने के लिए इनको फोकस करना पड़ेगा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म जो है फाइनेंसिंग नीड्स। तो यहाँ जो है ये सारी चीजें, यहाँ पर जो है सिमिलर चीजें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन ओवर हियर, लीव दिस। तो यही चीजें जो है यहाँ पर बोल रखे हैं कि भैया आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स को, वर्केबल एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। स्टेजेस क्या हैं, वो स्टेजेस फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, चेन जो है इनको लीवरेज करनी पड़ेगी इंडियन मार्केट में। कैसे? कोई नए लॉजिस्टिक पार्टनर को लेके आए कि भैया कैसे और डिलीवरी कैसे बढ़ाएं, इनोवेशन लेके आए, फूड आइटम और नया मेन्यू इसमें ऐड करें, क्वालिटी और इंप्रूव करें, डाइन इन के ऑप्शन और डिलीवरी के ऑप्शन को और कैसे बेटर कर सकते हैं, टर्न अराउंड के लिए प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, रिपोजिशन करना है तो रिपोजिशन कर सकते हैं। तो स्टेज 1, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स, कि भाई प्रॉब्लम क्या है, करंट प्रॉब्लम्स को, उनके रूट कॉजेस को एनालाइज करें कि कॉम्पिटिटर ने जो हमें डेंट मारा है किस वजह से मारा है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, प्रॉब्लम जो कॉज कर रहा है। स्टेज 2 क्या? एनालाइज करो सिचुएशन और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ। तो चेंजेस करने से पहले पहले आपको जो है डिटरमाइन करो चांसेस कि बिजनेस सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। आइडेंटिफाई करो एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, डेवलप करो प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान। फिर स्टेज 3 में क्या? इंप्लीमेंट करो इमरजेंसी एक्शन प्लान। इस केस में क्या है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है, बहुत क्रिटिकल स्टेज है। इसमें एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान आपने डेवलप करना है, भाई ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। एनेबल करो ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्वाइव कर सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ। पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैसे लेके आए एज क्विकली एज पॉसिबल, ताकि जो है टर्न अराउंड हम लोग कर पाए उसको तभी कर पाएंगे जब पॉजिटिव कैश फ्लोज होंगे। स्टेज 4, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जो हमने स्ट्रैटेजी इमरजेंसी एक्शन प्लान था, अब रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं बिजनेस, बिजनेस मॉडल बदलो। मे बी पहले जो है आप सिर्फ और सिर्फ डाइन इन पे फोकस थे, अब डाइन इन के साथ मे बी आप जो है डिलीवरी पे फोकस कर लो या सिर्फ डिलीवरी पे फोकस कर लो, डिपेंड करता है। अभी आप सिर्फ ऑफलाइन में थे, अब ऑनलाइन में भी आ जाओ या ऑनलाइन पे ज्यादा करो एज द केस में। प्राइसिंग पहले अभी आपकी प्रीमियम चल रही थी क्योंकि मोनोपोलीज थी, अब मोनोपोलीज हट गई है तो प्रीमियम प्राइसिंग को डाउन करो, और सस्ता करने के साथ साथ आप जो है
क्वालिटी को और इंप्रूव करो अपना, एज द केस में जो भी आपका कुछ मेन्यू में चेंजेस करो। तो फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोर बिजनेस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कि भाई कोर बिजनेस आपका इरिपेरेबली डैमेज तो नहीं है, अगर है तो उस केस में जो है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भाई सरवाइव करना बड़ा ब्लीक होगा। तो एफर्ट्स लेना चाहिए कि पोजीशन करें कि भाई रैपिड इंप्रूवमेंट करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज 5 रिटर्निंग टू नॉर्मल, फाइनल स्टेज है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की, कि भैया आप को जैसे ही पता चलता है कि भाई साइन दिख रहे प्रॉफिटेबिलिटी के, रिटर्न इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए जो है दैट इज नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज, वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। तो हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स थे वो रंग ला रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, कस्टमर को बेटर सर्विस, या स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अगर हमने कोई बनाए, भाई पिज्जा हम लोग जो है किसी और के साथ, भाई लेट्स से हम सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह देना शुरू कर दें, कुछ और रेस्टोरेंट्स के साथ ऐसा सीन कर लिया कि ओके आप बर्गर अपना बनाओ, पिज्जा हमसे लेके दे दो, एज द केस पे व्हाटएवर, कुछ किसी भी तरह का अलायंस कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर कैसे करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बढ़ते हैं आगे। डिस्टिंग्विश करो बिटवीन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। देखो दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? आप कॉन्सेंट्रेट करो एक पर्टिकुलर बिजनेस के एरिया पे। टेक एन एग्जांपल, भाई हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है वर्टिकल हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो। भाई टेक एन एग्जांपल, हम लोग आइसक्रीम बेचते हैं, अब हम लोगों ने क्या किया, डेयरी फार्म खोल लिया साथ में। हम लोग जो है अपने यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल शर्ट्स बेच रहे हैं, टी शर्ट्स बेच रहे हैं, पैंट्स बेच रहे हैं, शॉर्ट्स बेच रहे हैं। अब उसके साथ में हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, शूज भी बेचना शुरू कर देते हैं, चलो गॉगल्स बेचना शुरू कर देते हैं, स्विमिंग गॉगल्स एज द केस में, व्हाटएवर, अगर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स बेचते हैं तो वो भी बेचना। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, हम लोग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड मार्केट्स को जो है हम उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। कॉन्ग्लोमरेट में क्या है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है। ये एरिया जो है बिल्कुल अनरिलेटेड है करंट लाइन से। भाई अभी हम लोग आइसक्रीम बेचते हैं, अब आइसक्रीम के साथ साथ हम लोगों ने भाई साहब एयरलाइन में घुस गए, या टेक एन एग्जांपल दारू बेचते हैं उसके साथ में एयरलाइन में घुस गए, भाई साहब ऑयल एंड गैस में, ओके जी रिटेल में आ गए, बिल्कुल डिफरेंट। कि भाई कोई लेना देना नहीं है, टेलीकॉम में आ गए, बिल्कुल लेना देना नहीं, कोई कंपैरिजन, कोई कोई जो है सिनर्जीज, ऑपरेटिंग सिनर्जीज नहीं हो रही। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में नया बिजनेस जो है लिंक हो पा रहा है किसी भी तरीके से एग्जिस्टिंग बिजनेस से, उसमें कोई ना कोई प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में, मार्केटिंग में कुछ ना कुछ सिनर्जीज हमें बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में ऐसी कोई लिंकेजेस नहीं है, ऐसे कोई बिजनेस, ये डिसजॉइंट है प्रोडक्ट्स, कोई सिनर्जीज नहीं होंगी एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोडक्ट से। तो कॉमन रीजन क्या है, आप कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों? जब आपको लगता है कि हमारे हमारे धंधे में, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। लेकिन कॉमन रीजंस, आप कॉन्ग्लोमरेट ग्रोथ स्ट्रेटजी कब लेके आते हो? जब आपको ये लगता है कि करंट लाइन ऑफ बिजनेस जो है उनमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज बाहर जो है बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, तो आप वहां जाना पसंद करते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 का स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। अब मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत अच्छी बात है, पीक्यूआर लिमिटेड। उन्होंने अनाउंस किया है मेजर रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस ऑपरेशंस की, कर दो भैया। कहता है कंपनी ने डिसाइड किया है स्प्लिट करेंगे अपने बिजनेस को 4 सेपरेट यूनिट्स में, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक रिटेल, एक सर्विसेज, एक टेक्नोलॉजी। ओके, 4 बिजनेसेस, एसबीयूज बना रहे हैं। मैन्युफैक्चर अलग है, रिटेल अलग है, सर्विसेज अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। अब ये सेपरेट बिजनेसेस हैं, डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डे टू डे, तो बिजनेस मैनेजर इनके जो है एसबीयू मैनेजर सेपरेट बना देंगे। डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी, ठीक है जी, अपनी यूनिट के लिए आप बनाओ, रिस्पेक्टिव आपकी यूनिट के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आप बनाओ, रिटेल से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एसबीयू स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो पीक्यूआर लिमिटेड का प्लान कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने को। जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस केस में आप एसबीयू स्ट्रक्चर लेके आ सकते हैं। कहते हैं डिस्कस एनी 4 एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स जो अराइव हो सकते हैं, जो अराइज हो सकते हैं, डिराइव हो सकते हैं थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो गाइज, ये कॉन्ग्लोमरेट और ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमरेट जब वहां से देख लिया तो कॉन्सेंट्रिक यहाँ से फिर से एक और बार देख लो। जब प्रोडक्ट जो है रिलेटेड है, एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग से लिंक्ड है किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैंने ये ड्रेस और शूज का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। कॉन्सेंट्रिक में जो है कुछ सिनर्जी बेनिफिट्स हो सकते हैं कनेक्टेड लूप लाइक मैनर में, फर्म के एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या
प्रोडक्ट चेन, वैल्यू चेन में किसी भी तरीके से, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बता दिया था। और कॉन्ग्लोमरेट में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई लिंकेजेस नहीं है, इनका आपस में कोई जो है लिंक नहीं हो पा रहा, इनकी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट किसी तरीके से डिसजॉइंट है एग्जिस्टिंग बिजनेस से, टोटली अनरिलेटेड है, नए प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है पुराने वाले का, नो कॉमन थ्रेड बिटवीन दी, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर जो है स्टील या रबर में जा, एज द केस में। चलो अब वापस आते हैं इस केस में। तो ये एसबीओ स्ट्रक्चर है इनके लिए। यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर चालू हो रहा है जी? एसबीओ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है जी। एसबीओ स्ट्रक्चर में क्या आप ग्रुप कर देते हो रिलेटेड बिजनेसेस, जैसे यहां मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, इन्होंने जो है लिंक कर दिया। तो इनके अपने सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, इनका अलग बिजनेस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो स्टैंड अलोन बेसिस पे। इनके मैनेजर जो हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेगा, प्रॉफिट परफॉर्मेंस और कंट्रोल करेगा कि भाई कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज है या मल्टी बिजनेसेस जो है वो उनको डिस्टिंक्टिव बिजनेस में तोड़ा जा सकता है, इनको ब्रेक किया जा सकता है इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट के लिए। अब इस केस में यहां आते हैं, हियर वी गो, एसबीओ स्ट्रक्चर enables बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है? एक साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग, आप अपने बिजनेस को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है जी। मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है ग्रुप कर सकती है, और उस हिसाब से क्या है, जो सिमिलर बिजनेसेस हैं, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए जो है, या सिमिलर चीजें सिमिलर, उनके लिए हम लोग जो है एक ही स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कॉमन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो और टेरिटोरियल वाइज या जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से भी हम लोग जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, या प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग कर सकते हैं। एज द केस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उस हिसाब से टेरिटोरियल यूनिट्स के लिए अलग हो जाएगी। एसबीयू जो है होती क्या है एसबीयू? SBU is a grouping of related businesses, एक जैसे businesses distinct करे दूसरे businesses से separate है, भैया सीमेंट is different, fertilizer is separate, iron and steel is separate, telecom is separate, consultancy या IT information technology is separate। तो रिसीव करेंगे अपनी strategic planning, अपनी separate अलग अलग इनके मैनेजर्स होंगे। तो ये जो है एनालाइज करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो अपने आप सेट करेंगे। तो उस हिसाब से क्या है, इन दिस केस सब अपनी अपने फंक्शन सारे खुद करेंगे, परचेजिंग सबके अलग अलग, सेल सबके अलग अलग, मार्केटिंग सबके अलग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन सबके अलग अलग, ठीक है, स्टोरेज सबके अलग अलग। तो ये सेपरेट बिजनेस यूनिट्स है। प्रोडक्ट बिजनेसेस दैट आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शंस आर असेंबल्ड। अब फंक्शन जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सारा मैन्युफैक्चरिंग एक साथ कर दिया इन्होंने, सारा रिटेल एक साथ कर दिया, एज द केस में भी। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स या बिजनेसेस जो है वो सेपरेट किए जा सकते हैं, एज द केस में भी। ग्रुप करने से जो है हेल्प होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में वेगनेस और कंफ्यूजन हट जाएगी, एज द केस में भी। और फिर राइट सेटिंग ऑफ करेक्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फैसिलिटेट्स करेक्ट रिलेटिव प्रायोरिटीज। रिसोर्सेज भी जो है अलग अलग बिजनेसेस में उस हिसाब से सही तरीके से आप एलोकेट कर पाओगे। अगर अपने बिजनेस की, भाई सिंपल सी बात है यार, एक ही शॉप पे मैं शर्ट्स भी बेचूंगा, टी शर्ट्स भी बेचूंगा, उसी पे मैं शूज भी बेच दूंगा, उसी पे जो है मैं सन ग्लासेस भी बेच दूंगा, उसी में मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी बेच दूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और मैन्युफैक्चरिंग का भी अगर कुछ हमें इसी तरह का एक जैसे अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं तो एक साथ कर लेंगे भाई। ईच एसबीयू सेपरेट बिजनेस है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वन एसबीयू विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर। तो ईच एसबीयू में सबका अपना सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अपने अलग स्ट्रेटेजी होगी, हर एसबीयू का अलग अलग सीईओ होगा, एज द केस में भी, ठीक है जी। अब एक बार करते हैं, यहां ही से पढ़ लेते हैं, हियर वी गो। तो पीक्यूआर लिमिटेड ने प्लान किया है एसबीयू स्ट्रक्चर। अब इस केस में क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे डिस्टिंक्टिव ज्योग्राफिकल लोकेशंस में काम करते हैं, तो डाइवर्स प्रोडक्ट्स में अगर काम करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सबके अलग अलग हैं, आयरन एंड स्टील का अलग है, सीमेंट का अलग है, और टेलीकॉम का अलग है, सबका बिजनेस एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से एसबीयू स्ट्रक्चर जो है वो इंपेरेटिव हो जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन with increase in number, size and diversity। अब इस केस में क्या है, the attributes of SBU and benefits of the firm may derive by using the SBU structure are as follows। देखिए बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं हमारे को। नंबर एक, a scientific method of grouping the businesses in multi business corporation helps in strategic planning। आपने अलग अलग भाई सबका
सिमिलर चीजें वाला ग्रुप बना दिया ना कि भाई शर्ट टी शर्ट, जैसे रिटेल का सारा कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग का सारा कर दिया, तो उससे जो है मल्टी बिजनेस में आपका सेपरेट सेपरेट बिजनेस मैनेजर्स बना दिए ना, एसबीओ मैनेजर बना दिया। यू मेक योर स्ट्रेटजी, यू इंप्लीमेंट योर स्ट्रेटजी, तुम अपने फंक्शंस के लिए तुम अपने अपने फंक्शनल मैनेजर्स अपने नीचे रखो, एज द केस में भी। तो ये इंप्रूवमेंट है टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस के लिए, इंप्रूवमेंट ओवर टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। अब आप ये कहो कि भाई सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट है। टेक एन एग्जांपल, लेट्स से चॉकलेट है, चॉकलेट जो है भैया अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग, जैसे यहाँ का इंडिया का टेस्ट अलग है, कैडबरीज हमारे इंडिया के हिसाब से अलग बनाता है, यूके के यूरोप के हिसाब से अलग बनाता है, अमेरिका के हिसाब से अलग बनाता है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे आप चॉकलेट को एक ही एसबीयू बना सकते हो कि चलो जी चॉकलेट इज वन एसबीयू, और सब जगह का जो है एक ही मैनेजर देखेगा, इस द केस में भी। तो इस केस में जो है टेरिटोरियल यूनिट्स के बेसिस पे भी कर सकते हो, और अदरवाइज जो है ओवरऑल कंट्री का भी जो है आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये जो है डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना चाहते हो, एरिया वाइज करना चाहते हो या फंक्शन वाइज करना चाहते हो। जैसे अभी हमने कहा था ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये रिटेल कर रहे हैं, ये जिस भी तरीके से आप उसको क्लासिफाई करना चाहते हो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है हर एक एसबीयू की अलग होगी बाकी बिजनेसेस से, सबका एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट अलग है, ठीक है जी, सबकी प्रायोरिटीज अलग होंगी। हर एसबीयू का अपना डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे, हर एक के अपने डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजी होगी, सीईओ हर एक का अलग होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि भैया कैसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्ट बिजनेसेस जो है वो रिलेटेड होंगे, उस एसबीओ के आपस के प्रोडक्ट्स जो है सारे रिलेटेड होंगे, उनके फंक्शंस जो है असेंबल करके भैया तुम अपने फंक्शंस के लिए तुम अपना रिस्पॉन्सिबल हो। अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस जो है उनको सेपरेट एसबीओ में क्लासिफाई कर देंगे, और ग्रुप करके जो है बिजनेसेस को ऑन एसबीओ लाइंस हेल्प्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिमूविंग वेगनेस एंड कंफ्यूजन। भैया आप यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, आपने गर्ल्स की क्लोथिंग की मार्केटिंग करनी है, ठीक है जी, और बॉयज की क्लोथिंग की मार्केटिंग करनी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही जो है साथ किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया जा सकता, बट हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, इट्स बेटर दैट उसकी प्रोडक्शन, उसके डिजाइन्स, भैया हम तो कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे, इनका इनका फैशन अलग होता है, उनका फैशन अलग होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप सेपरेट एसबीयू बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो ईच एसबीयू का सेपरेट बिजनेस होगा, उनके ये डिस्टिंक्टिव होगा। हाँ, लेकिन अब आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मान्यवर मोहे, चलो जी तुम अलग से तुम बना रहे हो, तुम अलग से बना रहे हो, लेकिन रिटेल हम लोग दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, भाई एक ही बड़ी सी शॉप ले ली, एक सेगमेंट मान्यवर, एक मोहे, एज द केस में भी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, why strategic performance measures are essential for organization, चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन। गाइस सिंपल सी बात, आप ये कह सकते हैं कि आपका स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। लेट्स क्विकली रीड ओवर हियर। देखो भाई, एक सिंपल सी बात समझो जरा कि हमारी जो स्ट्रेटजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, अब वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, उसके कुछ मेजर्स आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए नंबर 1 गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और फिर एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें फैक्टर्स देखे जा सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो हेल्प करते हैं अलाइन करना, क्या चीज, आपकी स्ट्रेटजी विद द ऑब्जेक्टिव्स। आपकी स्ट्रेटजी और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अलाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप अपने डिजायर्ड आउटकम जो है अचीव कर रहे हो। ये लिंक करो, तो अपनी परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी विद योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिंक करो। रिसोर्स एलोकेशन, अब भाई स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस जो है मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज, इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि भाई आप अपने रिसोर्स लगा रहे हो तो इन्फॉर्म डिसीजन लो ना। आप अपने रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हो, प्रायोरिटाइज करो, क्या चीज एलोकेट करो रिसोर्सेज उन एरियाज में जो कि ग्रेटर इंपैक्ट देंगे आपकी परफॉर्मेंस पे, उस हिसाब से उन पे रिसोर्सेज जो है ज्यादा लगाओ। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगेन एसपीएम जो है प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद अ फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भाई काइजन कह दो जो भी है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस। भाई अगर इंप्रूवमेंट हो रही है
तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर इंप्रूवमेंट को और फास्ट करना है या नहीं हो रही है तो उसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने जो है इंप्रूवमेंट करते रहो। आपकी स्ट्रेटजी जो है अल्टीमेटली आपके डिजायर्ड आउटकम को ला पा रही है या नहीं ला पा रही है, उसके लिए आप टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है एडजस्टमेंट्स करो। और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, अब इसमें क्या है, स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबिलिटी रख सकते हो। आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके कस्टमर्स, रेगुलेटरी बॉडीज, क्लियर ट्रांसपेरेंट पिक्चर कि भैया आपकी परफॉर्मेंस जो है उनसे लिंक्ड है, कि भैया लॉज पूरे फुलफिल हो रहे हैं, कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एंड जो है रेगुलेटरी बॉडीज वो लॉ मैंने जैसे बोल दिया फुलफिल हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स की जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। Strategic performance measures are essential for the organization for several reasons. Number एक, goal alignment. Strategic performance measures help the organization align their strategies with their goals and objectives, ensuring they are on track, keeping track to achieve their desired outcomes. Then resource allocation. स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन विद द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, की कितनी रिसोर्स एलोकेशन कहां करनी है, प्रायोरिटाइज कर सकें कि उनके एफर्ट्स जो रिसोर्स एलोकेशन के हैं वो एरियाज जहां पर मैक्सिमम इंपैक्ट होगा परफॉर्मेंस पे, उस पे अपने रिसोर्स सबसे ज्यादा और सबसे पहले एलोकेट करें। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करें, काइजन जैसे हम लोग कहते हैं, जापानीज वर्ड काइजन होता है इसका, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेमवर्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एनेबलिंग देम टू ट्रैक देयर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स to improve their performance over time. और last but not the least, external accountability. Strategic performance measures जो है help करते हैं organization को demonstrate accountability to stakeholders. कोई shareholders, customers, regulatory bodies सभी को जो है आपने उनकी accountability, जो उनकी responsibility इनकी तरफ है, maximization of wealth करो, customer को अच्छा quality का product दो, innovation करके दो, shareholders की maximization of wealth, और regulatory bodies के जो भी laws हैं उसको fulfill करो, clear transparent picture हो performance की, as the case may be. So I hope you're enjoying this subject and I hope that you have prepared this well. इसी के साथ ये वाली RTP सितंबर 2024 समाप्त होती है। और अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई एम नॉट येट ट्रेन्ड, माय माइंड इज नॉट दैट वे, बट स्टिल डू लाइक, इफ यू हैव वॉच्ड टिल एंड तो लाइक तो बनता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।